बेनी ने संक्षेप में पूरी कहानी बताई। काओ युची ने चुपचाप भौहें चढ़ा ली। साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन एक प्रसिद्ध पटकथा लेखक विलो का काम था। विलो ने मनोरंजन उद्योग में कई बड़ी कंपनियों के साथ सहयोग किया था। उनकी स्क्रिप्ट ने काफी पैसा कमाया था, लेकिन लेखक खुद भी काफी विवादास्पद थे। साहित्यिक चोरी, विचारों की चोरी, विलो के आसपास नकारात्मक खबरें फैलती रहीं। सामने खड़ी छोटी बच्ची की बातें वाकई काफी विश्वसनीय थीं। मुझे खेद है, मैं फिलहाल निर्णय नहीं ले सकता। काओ युएझी का स्वर थोड़ा क्षमा प्रार्थी था। आप विलो से बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक साधारण अभिनेत्री हूँ। बेनी की आंखों से लगभग आंसू गिर रहे थे। उसका गला भर आया और उसने कहा, मैंने विलो को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि मुझे एक वकील का पत्र भेजने की धमकी भी दी। देवी युजी, क्या आपने हमेशा मौलिकता का समर्थन नहीं किया है? पटकथा लेखक मंडली में विलो की प्रतिष्ठा इतनी खराब है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं सच कह रहा हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? काओ युएझी ने कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी नाराज थी। सच्चाई यह थी कि काओ युएझी की स्थिति और प्रभाव के साथ वह इस गरीब छोटे पटकथा लेखक की पूरी मदद कर सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। मनोरंजन जगत के हित आपस में जुड़े हुए थे और एक ही घटना कई पार्टियों को प्रभावित कर सकती थी। वह बेनी से संबंधित नहीं थी, तो उसे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए? इसके अलावा, अगर उसने वास्तव में बेनी की मदद की, तो इसका मतलब है कि वह काओ युएझी को अपमानित करेगी। बहुत सारे लोग। साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन एक उच्च गुणवत्ता वाली फिल्म थी जिसे उद्योग जगत ने पसंद किया था। यदि साहित्यिक चोरी और स्क्रिप्ट की चोरी की खबर फैलती है, तो यह निश्चित रूप से फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई को प्रभावित करेगी और इससे कई कंपनियों को पैसे का नुकसान होगा। फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई की खातिर वह केवल इस छोटे पटकथा लेखक का बलिदान दे सकती थी। काओ युएझी ने धीरे से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मैं इस मामले की रिपोर्ट कंपनी को दूंगा। अपनी संपर्क जानकारी और पता छोड़ दें और मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा। बेनी की आंखें चमक उठीं। वास्तव में? काओ युएझी मुस्कुराए। हाँ, चिंता मत करो, जल्द ही कोई तुमसे संपर्क करेगा। भले ही बेनी को काओ युजी से कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला, फिर भी वह बहुत खुश थी। उसकी देवी सचमुच मानवीय थी और वह उसके पक्ष में खड़ी थी। बेनी ने अपनी संपर्क जानकारी छोड़ी, युइजी को बार बार धन्यवाद दिया और खुशी खुशी मंच के पीछे चली गई। जब उसने लड़की को जाते देखा, तो काओ युइजी के चेहरे पर मुस्कान और ठंडी हो गई। उसने अपनी सहायक बेनी की संपर्क जानकारी और पता भेजा। इतने छोटे फ्राई से निपटने के कई तरीके थे। काओ युएग्जी को बेनी से सहानुभूति नहीं थी। मनोरंजन उद्योग में यह योग्यतम की उत्तरजीविता थी। निष्पक्षता, न्याय नाम की कोई चीज नहीं थी, केवल लाभ था। वे फिल्म की स्क्रिप्ट चोरी होने का मामला बढ़ने नहीं दे सकते थे। यदि वे समस्या का समाधान नहीं कर सके तो उन्हें समस्या उठाने वाले के बारे में कुछ करना होगा। बेनी अच्छे मूड में थी। वो गूचू की तलाश में वापस चली गई। धन्यवाद, समस्या लगभग हल हो गई है। बेनी बहुत उत्साहित थी। उसने गूचू का छोटा सा हाथ पकड़ लिया। मिस युएजी ने कहा कि वो मुझे स्पष्टीकरण देंगी। वह अपनी बात पर कायम है। वह निश्चित रूप से मुझे न्याय देंगी। गूचू ने पलकें झपकाईं। ऐसा ही हो। जैसे ही वे बात कर रहे थे, गूचू और बेनी ने वीचेट पर एक दूसरे को जोड़ा। गूचू ने गंभीरता से कहा, मिस बेनी, अगर किसी दिन आपको पता चले कि कुछ गलत हुआ है, तो आप चुचू को एक संदेश भेज सकती हैं। चुचू आपकी मदद कर सकता है। हॉन्गडू मुस्कुराया। ठीक है, धन्यवाद चुचू। प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद वह अपने किराए के घर लौट आई। अगले 3 दिनों तक बेनी तंग किराए के अपार्टमेंट में इस इंतजार में रही कि कोई उससे संपर्क करेगा। आखिरकार उसकी कोशिशें रंग लाईं। सहायक की तरह दिखने वाले 2 आदमी उसके छोटे से अपार्टमेंट के सामने दिखाई दिए। हेलो, क्या आप पटकथा लेखक हैं, बेनी? उनमें से एक ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। मेरा उपनाम कियान है
और मैं वर्तमान में काओ यूएजी का एजेंट हूँ। मेरे बगल वाला व्यक्ति वांग एंटरटेनमेंट का वकील है। मैं आपसे यूएजी की नई फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। एजेंट कियान ने बेनी के जीर्ण शीर्ण अपार्टमेंट को देखा और चुपचाप अवाक रह गया। यह एक और गरीब छोटा पटकथा लेखक था। वो कई वर्षों से उद्योग में थे और उन्होंने कई गरीब लेकिन प्रतिभाशाली पटकथा लेखक देखे थे। जब तक वह उन्हें कुछ पैसे देता, वह आसानी से उनका मुंह बंद रख सकता था। बेनी का दिल उत्साह से धड़क रहा था। देवी युएझी ने उससे झूठ नहीं बोला। एजेंट कियान ने कहा, वहां पास में एक कॉफी शॉप है। चलो वहां चलते हैं और बात करते हैं। बेनी ने तुरंत सिर हिलाया और दोनों व्यक्तियों के पीछे पीछे पास की कॉफी शॉप में चली गई। एजेंट कियान ने 3 कप कॉफी का ऑर्डर दिया और अपने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। इसके बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गए। आप साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन के मूल लेखक होने का दावा करते हैं। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? आप इसे वकील को दिखा सकते हैं। बेनी पहले से ही तैयार थी। उसने फोल्डर दे दिया। वकील ने दस्तावेज की सामग्री को ध्यान से देखा। एक क्षण के बाद उसने एजेंट कियान की ओर सिर हिलाया। एजेंट कियान को हल्की खांसी हुई और उसने एक अनुबंध निकाला। मिस बेनी, मुआवजे के रूप में हम आपको 30,000 युआन का भुगतान करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती हैं और इस मामले को प्रचारित नहीं कर सकती हैं। बेनी के चेहरे पर उत्साह के भाव ठिठक गए। उसने अनुबंध को पलट दिया। तमाम तरह के नियम कायदे थे जिन्हें वह समझ नहीं पाती थी। उनमें से एक यह था कि यदि उसने अनुबंध का उल्लंघन किया, तो उसे परिसमाप्त क्षति के रूप में 10 लाख युआन का भुगतान करना होगा। बेनी थोड़ा अनिश्चित था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। था 30,000 बी, लेकिन ये तो मेरा काम है। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन पर मेरा नाम लिखा जाए और श्रेय दिया जाए। उनकी रचनाएं ही उनका जीवन है। वो किसी को अपना काम चुराने नहीं दे सकती। वो किराए के घर में रही, इंस्टेंट नूडल्स खाई और स्क्रिप्ट लिखने के लिए कड़ी मेहनत की। वो नहीं चाहती थी कि उसके काम की चोरी हो, मात्र 30,000 युआन के लिए। वह चाहती थी कि अधिक से अधिक लोग जाने कि यह उसका काम है। मिस बेनी, यह कंपनी द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी रियायत है। एजेंट कियान ने सीधे चेहरे से कहा, आप सिर्फ एक शौकिया पटकथा लेखक हैं। आप लोकप्रिय नहीं हैं। आपके काम का काओ यूएझी द्वारा फिल्माया जाना और अभिनय किया जाना पहले से ही एक बड़ा सम्मान है। आप अभी भी युवा हैं और आपके सामने एक लंबा जीवन है। आपको एक छोटी सी स्क्रिप्ट के लिए एक बड़ी कंपनी को नाराज क्यों करना पड़ता है? मेरा विश्वास करो, यदि आप इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो आप भविष्य में पटकथा लेखन उद्योग में कभी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। एजेंट कियान वास्तव में एक अनुभवी व्यक्ति था। उन्होंने अपने शब्दों में चाकू छिपा लिया और नर्म तथा कठोर दोनों प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया। वह तो बस एक छोटी सी पटकथा लेखिका थी। कंपनी के लिए चींटी को कुचलने की तुलना में उसे कुचलना आसान होगा। बेनी ने अपने मुंह का कोना काटा। काफी देर के बाद उसने कहा, मुझे अपने काम पर हस्ताक्षर करना होगा। मुझे यह 30,000 युआन नहीं चाहिए, मैं केवल न्याय चाहती हूँ। उसने स्पष्ट रूप से मेरे काम की नकल की है, मैं चुप क्यों रहूं? एजेंट कियान ने व्यंग्य किया, भोले। मिस बेनी, आप अनुबंध बरकरार रख सकती हैं। मुझे आशा है कि आप इस पर सावधानी से विचार करेंगी। एजेंट कियान धीरे से खड़ा हुआ और अपने कपड़ों पर मौजूद धूल को थपथपाया। यदि आप इच्छुक हैं, तो मैं आपको 30,000 युआन दे सकता हूँ। यदि आप नहीं हैं, मिस बेनी, वयस्क दुनिया बहुत क्रूर है। कड़ाके की सर्दी में खिड़की से ठंडी हवा चली, जिससे बेनी कांपने लगी। उसने हकलाते हुए कहा, यूएझी, क्या काओ यूएझी को इस बारे में पता है? उसने कहा कि वो मुझे स्पष्टीकरण देगी। क्या 30,000 पर्याप्त नहीं है? एजेंट मुस्कुराया। बेनी का दिल एक पल में डूब गया। ठंडी हवा में अचानक उसे कुछ समझ आया। वो महज एक साधारण इंसान थी, कोई उच्च और शक्तिशाली उच्चवर्गीय व्यक्ति नहीं। काओ यूएझी जैसा कोई व्यक्ति सिर्फ उसकी वजह से करोड़ों का मुनाफा कैसे छोड़ सकता है?
एजेंट कियान ने अनुबंध छोड़ दिया और अहंकार पूर्वक कैफे से बाहर निकल गया। जब वह अपने छोटे से किराए के घर में लौटी तो बेनी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और ठंडी हवा को घूरने लगी। एक अधेड़ उम्र का मकान मालिक फिर से उससे किराया देने का आग्रह करने आया। उसका स्वर तिरस्कारपूर्ण था और वह संकेत दे रहा था कि वह अन्य तरीकों से किराया चुका सकती है। बीनी अंधेरे कोने में कांप रही थी। अगले दिन उसने काओ युएझी को खोजने की कोशिश की। उसने काओ युएझी के कार्यक्रम पर नजर रखी, लेकिन दरवाजे के बाहर लंबे सुरक्षा गार्डों ने उसे रोक दिया। वह काओ युझी पर चिल्लाई जो पास से गुजर रहा था, और उसके दिल में परिपूर्ण देवी ने केवल उसे हल्के से देखा, जैसे कोई देवता नीच चींटियों को देख रहा हो। बेनी का दिल बर्फ जैसा ठंडा था। उसने कियान के एजेंट द्वारा दिए गए अनुबंध को फाड़ दिया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वीबो पर पोस्ट करना चाहती थी। हालांकि उसने पाया कि उसका वीबो हर तरह के अपमान से भरा हुआ था। प्रचार का फायदा उठाने के लिए उसे डांटा जा रहा था, उसे गंदे नामों से बुलाया जा रहा था और उसे शर्मिंदा किया जा रहा था। ऐसे शातिर प्रशंसक भी थे जिन्होंने निजी संदेश भेजकर आधी रात में उनसे मिलने की धमकी दी थी। कुछ ही दिनों में बेनी ने आशा की सारी भावना खो दी थी और वह निराशा की कगार पर थी। उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर का आकाश अंधकार में था और उसे सांस लेने का भी अधिकार नहीं था। वह आवाज नहीं निकाल सकती थी और केवल अंतहीन दहशत में एक दयनीय जीवन जी सकती थी। यहाँ तक कि उसके मन में अपनी जिंदगी खत्म करने का भी ख्याल आया। ठंडी रात में बेनी मूल स्क्रिप्ट को अपनी बाहों में लेकर सो गई। उपन्यास के कथानक के अनुसार छोटी पटकथा लेखिका बेनी मदद मांगने के बाद अवसाद में पड़ गई और अंततः सर्द रात में उसकी मौत हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मकान मालिक उसके परिवार से संपर्क नहीं कर सका, इसलिए उसने उसके शरीर को साफ करने के लिए पास के अंतिम संस्कार पार्लर में भेज दिया। हालांकि बेनी, जिसे मृत मान लिया गया था, गर्म वार्ड में जागी। उसने अचंभे में अपनी आंखें खोली और अस्पताल की बर्फ सफेद चेकदार छत देखी। उसे कीटाणुनाशक की गंध महसूस हुई। बिस्तर के पास छोटी लड़की स्ट्रॉबेरी खा रही थी। यह देखकर कि बेनी जाग गई है, गूचू ने अपनी बर्फ सफेद हथेली खोली। मिस बेनी, क्या आपको स्ट्रॉबेरी चाहिए? बेनी, एक पल के लिए उसे लगा कि वो किसी देवदूत से मिली है। गूचू ने बेनी के हाथ में ताजी स्ट्रॉबेरी थमा दी, कुर्सी से नीचे कूद गया और डॉक्टर के पास भागा। कुछ ही समय बाद डॉक्टर और नर्सें दौड़ पड़े। बेनी कुपोषण, मानसिक थकान और ठंडे वातावरण के कारण बेहोश हो गई थी। यदि वो कुछ घंटों बाद पाई गई होती, तो वह अपने कमरे में ठंड से मर गई होती। चुचू मिस बेनी के घर के पास से गुजरा। गूचू अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, उसके पैर कांप रहे थे। मैं अंदर जाकर आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि आप बेहोश हो गए थे। इसलिए मैंने एम्बुलेंस को फोन किया। बेनी को बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। धन्यवाद, चूचू। गूचू के मुंह के कोने मुड़ गए। आपका स्वागत है, मिस। क्या काओ युएझी ने आपकी मदद की? काओ युझी के उल्लेख पर बेनी के पीले चेहरे पर एक मजाकिया दृष्टि चमक उठी। वह बहुत भोली थी। उनकी उंगलियों पर मिलने वाले लाभों की तुलना में उनके अपने प्रशंसकों का कोई मतलब नहीं था। शायद काओ युझी की नज़र में जो प्रशंसक उनका समर्थन करने के लिए उत्सुक थे, वे पैसे की मशीन के अलावा और कुछ नहीं थे, जो उनकी फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई में योगदान दे रहे थे। भले ही जिस फिल्म में उन्होंने अभिनय किया, उसने उनके प्रशंसकों के काम की चोरी की, काओ युएझी ने इस पर आंखें मूंद लेने का फैसला किया। बेनी ने मन ही मन सोचा, मनोरंजन उद्योग में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है। मिस बेनी, मेरी माँ बाद में आ रही हैं। गूचू ने एक लाल स्ट्रॉबेरी उठाई। वह आपकी कहानी सुनकर खुश होगी। जैसे ही गूचू ने बोलना समाप्त किया, वार्ड का दरवाजा जल्दी से खोल दिया गया। गू मानक्सी थोड़ा चिंतित थी और जल्दी से कमरे में प्रवेश कर गई। चूचू, मैंने यंग मास्टर चेंग क्यूई को यह कहते हुए सुना कि आप अस्पताल में हैं। क्या आप बीमार हैं? गूचू ने अपना सिर हिलाया। माँ, मैं बीमार नहीं हूँ। यह एक युवा महिला है जो बीमार है और अस्पताल में है। गू मानक्सी आगे बढ़ी और गूचू के गोरे और साफ माथे को छुआ।
जब उसने देखा कि उसकी बेटी का तापमान सामान्य है, तो उसे थोड़ी राहत मिली। इस समय बेनी, जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी, पूरी तरह से स्तब्ध थी। उसने चुपचाप अपनी बांह पर चुटकी काट ली। उसे संदेह हुआ कि वह सपना देख रही है, वह वास्तव में गु मानक्सी से मिली थी। महिला सेलिब्रिटी गु मानक्सी, जो लगातार इंटरनेट पर विवादास्पद रही और अफवाह थी कि उन्हें एक बड़े फाइनेंसर का समर्थन प्राप्त है, और जिस 6 साल की लड़की ने उसे बचाया वह वास्तव में गु मानक्सी की बेटी थी। बेनी को ऐसा लगा मानो वह सपने में हो। वह कई वर्षों तक पटकथा लेखिका रही थी, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने इतना अजीब कथानक देखा था। माँ, यह महिला एक पटकथा लेखिका है। उसका काम एक बुरे आदमी ने चुरा लिया था। गूचू ने अपनी माँ की आस्तीन खींची। उसने बचकानी आवाज में कहा, माँ, क्या आप मिस बेनी की कहानी सुन सकती हैं? यह सुनते ही बेनी तुरंत सीधी होकर बैठ गई। उसका दिल बेचैन था। काओ यूझी के ठंडे दिल को उसकी खूबसूरत त्वचा के नीचे देखने के बाद बेनी को मनोरंजन उद्योग में बहुत निराशा हुई। मनोरंजन उद्योग एक ऐसी जगह थी जहां लोग लोगों को खा जाते थे। मुनाफा सर्वोपरि था। यह उज्ज्वल और सुंदर लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह एक गड़बड़ थी। जहां तक मानक्सी का सवाल है, बेनी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शायद गु मानक्सी और काओ युएझी एक पंख वाले पक्षी थे। गु मानक्सी थोड़ा सा घबरा गया और बेनी के बगल वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका स्वर कुछ उत्सुक था। हेलो, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? गु मानक्सी ने विशेष रूप से आज छुट्टी मांगी थी। सर्दियों में थोड़ी ठंड थी। उसने हल्का सफेद कोट पहना था और कोई मेकअप नहीं किया था। उसकी उत्कृष्ट उपस्थिति और सौम्य स्वर ने बेनी की अभिव्यक्ति को ठंडा बना दिया। वो एक समय काओ युएझी की प्रशंसक थीं। काओ युएग्जी के प्रशंसकों की नज़र में गु मानक्सी एक ऐसी महिला थी जो अभिनय में अच्छी और हवा दिखाने में अच्छी थी। वह पानी की तरह कोमल दिखती थी, लेकिन वास्तव में वह सांप और बिच्छू की तरह थी। बेनी के मुंह का कोना हिल गया और उसने बिना किसी उम्मीद के अपने काम के चोरी हो जाने की कहानी बताई। गु मानक्सी ने ध्यान से सुना। उसकी खूबसूरत भौहें और भी गहरी हो गईं। बेनी की बात खत्म होने के बाद गु मानक्सी ने कहा, मैं फिलहाल यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आपने जो कहा वह सच है या नहीं, लेकिन मैंने पहले ड्रंकन डेज के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यह पटकथा लेखक विलो का काम है। आप साहित्यिक चोरी के सबूत मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। मैं इसे देखना चाहता हूँ। बेनी ने अपने मुंह का कोना मोड़ लिया और एक हल्का व्यंग्य उसके दिल में कौंध गया। जरूर, मैं बाद में आपके ईमेल पर सबूत भेजूंगा। बेनी के पीले चेहरे पर कोई अतिरिक्त भाव नहीं था। उसका दिल मर चुका था। ड्रंकन डेज एक शीर्ष स्तरीय स्क्रिप्ट थी जिस पर सॉन्ग एंटरटेनमेंट की नज़र थी। वे एक बड़े पैमाने की फिल्म बनाने के लिए बड़ी रकम खर्च करने वाले थे। विलो एक मशहूर पटकथा लेखक भी थे और इंडस्ट्री में बेहद मशहूर थे। क्या गु मानक्सी एक अज्ञात पटकथा लेखक की खातिर राजधानी को अपमानित करेगी? क्या वह अपनी उंगलियों पर प्रसिद्धि और भाग्य छोड़ने को तैयार होगी? अगर अंत में यह सचमुच साबित हो जाए कि मेरी साहित्यिक चोरी हुई थी। बेनी 2 बार खांसी और गु मानक्सी की आंखों में देखने लगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? गु मानक्सी ने धीरे से कहा, मैं केवल न्यायपूर्ण पक्ष की मदद करूंगा। गु मानक्सी को पहले भी काफी तकलीफ झेलनी पड़ी थी। 5 वर्षों तक जब उसने अकेले बच्चे की देखभाल की, तो उसे बहुत तिरस्कार और शिकायतें सहनी पड़ी। अब जब गु मानक्सी के पास दूसरों की मदद करने की क्षमता थी, तो वह निश्चित रूप से मदद के लिए हाथ बढ़ाएगी। जितनी अधिक योग्यता, उतनी अधिक जिम्मेदारी। बेनी ने अपनी आंखें नीची कर लीं। एक और अस्पष्ट उत्तर। इन सभी वर्षों में वह पहले ही इन लोगों के पाखंड को समझ चुकी थी। वे निष्पक्षता और न्याय की बात करते थे, लेकिन उनके कार्य हमेशा लाभ के प्रति पक्षपाती होते थे। गु मानक्सी ने बेनी को अपना ईमेल भेजा और जल्दी से जाने से पहले धैर्यपूर्वक गूचू को कुछ शब्द बताए। गु मानक्सी का शेड्यूल हर दिन भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारे फिल्मांकन, समर्थन और गतिविधियां थीं।
बेनी से बात करने के लिए समय निकालना उसके लिए पहले से ही बहुत मुश्किल था। वार्ड शांत था। बेनी बिस्तर पर वापस लेट गई और कंबल के नीचे छिप गई, जिससे उसकी उदास आभा ढक गई। अस्पताल की फीस महंगी थी, इसलिए बेनी ने दोपहर में ही अस्पताल छोड़ दिया। गूचू के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह अपने घर चली गई। बेनी अभी किराए के घर पर पहुंची ही थी कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह तेजी से अंदर भागी। का क्या चल रहा है? बेनी स्तब्ध रह गया। उसका किराए का घर अस्त व्यस्त था। उसकी स्क्रिप्ट बेतरतीब ढंग से पलट दी गई थी और पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी। किसी ने दीवार पर लाल तरल पदार्थ छिड़क दिया था। साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन से संबंधित सभी पांडुलिपियां नष्ट कर दी गई थीं। उसने जो कंप्यूटर मेज पर रखा था वह भी पानी के छींटों के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। बेनी फर्श पर गिर पड़ी। गूचू दरवाजे के करीब गया और नजर डाली। उसने अपनी जीभ चटकाए। वैंग एंटरटेनमेंट इतना निर्दयी था कि अब उन्हें पता था कि ऐसा संभावित खतरा था। वे वास्तव में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए इस तरह के घृणित तरीके का इस्तेमाल करते हैं। गूचू को याद आया कि वांग एंटरटेनमेंट के बॉस को वांग तियानचेंग कहा जाता था। उपन्यास में वह एक क्रूर चरित्र था जो बेहद कामुक था। उस समय के दौरान जब गु मानक्सी ने पहली बार उपनाम गु रॉक्सी के तहत शुरुआत की थी, वांग तियानचेंग ने दुर्भावनापूर्ण रूप से गु मानक्सी को परेशान भी किया था। सौभाग्य से उसे सोंग चेन ने बचा लिया। वांग तियानचेंग मुनाफे को महत्व देते थे और पैसा कमाने के प्रति जुनूनी थे। उन्होंने कंपनी का भविष्य सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काओ यूएजी पर रखा था। उन्हें उम्मीद थी कि वो काओ यूजी की फिल्मों और टेलीविजन प्रस्तुतियों के माध्यम से पैसा और रुतबा कमा सकते हैं और सोंग चेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। मिस बेनी, क्या आपके पास अभी भी अपनी स्क्रिप्ट की बैकअप प्रति है? गूचू ने उत्सुकता से पूछा। भले ही कोई बैकअप प्रति न हो, फिर भी गूचू पांडुलिपि को पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए अपने शक्तिशाली हैकिंग कौशल का उपयोग कर सकती थी। बेनी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने अवचेतन रूप से अपना हार पकड़ लिया। बैकअप हैं। बेनी बहुत सतर्क था। वह अपने साथ एक यूएसबी ड्राइव रखती थी और सभी मूल पांडुलिपियों को यूएसबी ड्राइव पर रखती थी। हालांकि उसका घर तोड़ दिया गया था और उसका कंप्यूटर नष्ट कर दिया गया था, कम से कम उसकी मूल पांडुलिपियां अभी भी वहां थीं। अब उसे किराए के घर में रहने की हिम्मत नहीं हुई। बेनी ने बस घर की चीजों को व्यवस्थित किया। वो कुछ वर्षों के लिए काम करने के लिए राजधानी आई थी और उसका सारा सामान केवल एक छोटे सूटकेस तक ही सीमित रह गया था। बेनी ने अपने मकान मालिक को एक संदेश भेजा, अपना सूटकेस खींच लिया और अस्थायी रूप से रहने के लिए पास में एक होटल ढूंढा। उसकी वित्तीय स्थिति अब राजधानी में उसके जीवन का समर्थन नहीं कर सकती। वो इस दुखद जगह को छोड़ने और रहने के लिए अपने गृहनगर लौटने पर विचार करने लगी। शायद वह अपने माता पिता के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने, एक स्थिर और साधारण नौकरी ढूंढने, उन खूबसूरत सपनों को त्यागने और अपना शेष जीवन अपने पति और बच्चों के साथ बिताने के लिए सहमत हो जाएगी। अगले दिन सहायक की तरह दिखने वाले दो लोगों को होटल मिला। उनमें से एक से बेनी काफी परिचित थी। वह सहायक वांग था जिसने गूचू और उसे काओ यूजी से मिलने के लिए प्रेरित किया था। सहायक वांग फिर से बेनी से मिले और मुस्कुराते हुए कहा, मिस बेनी, हम फिर मिलते हैं। हमारे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं और आपके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट ड्रंकन डेज के बारे में बात करना चाहते हैं। बेनी ने अपने गृहनगर वापस जाने के लिए अपना सामान पहले ही तैयार कर लिया था। जब उसने सहायक वांग और अन्य लोगों को देखा, तो बेनी को लगा कि यह दृश्य काफी परिचित था। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वांग एंटरटेनमेंट द्वारा भेजे गए दो लोगों ने भी यही कहा था बात। बेनी ने मन ही मन उपहास किया। क्या वे मुझे फिर से चुप रहने के लिए पैसे देने आए हैं? ये अमीर लोग केवल लोगों का मुंह बंद करने के लिए पैसे और धमकियों का इस्तेमाल करना जानते थे। इसे अंतिम उपाय मानने के विचार से बेनी ने सिर हिलाया और सहायक वांग के बॉस से मिलने के लिए सहमत हो गया। भाई वांग, आपका बॉस कौन है? कार में बेनी ने उत्सुकता से पूछा। सहायक वांग मुस्कुराया।
जब आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमारा बॉस बहुत व्यस्त है, इसलिए वह आपसे बात करने के लिए केवल 20 मिनट ही निकाल सकता है। बेनी ने कुछ नहीं कहा। यह संभवतः कोई मोटा मोटा उच्च अधिकारी था जो उसके सामने एक गोपनीयता अनुबंध फेंकेगा और उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और पैसे लेकर चले जाने के लिए कहेगा। कार तेजी से राजधानी की एक हलचल भरी इमारत में घुस गई और भूमिगत पार्किंग स्थल में घुस गई। सहायक वांग बेनी को लिफ्ट में ले आए और सीधे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित कार्यालय में चले गए। भाई वांग ने अपने सचिव से बेनी के लिए एक कप कॉफी लाने को कहा और कहा, मिस बेनी, प्रेसिडेंट सॉन्ग अभी भी एक बैठक में हैं। कृपया एक क्षण के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। यह होंग डू का पहली बार इतनी बड़ी कंपनी में प्रवेश था। सबसे पहली चीज जो उसने देखी वह थी वास्तुशिल्प या सजावट। आने जाने वाला हर स्टाफ सदस्य सक्षम और स्थिर दिख रहा था। बेनी ने तुरंत कंपनी का लोगो देखा, सॉन्ग एंटरटेनमेंट। बेनी का मन अचेत हो गया। उसने अपने हाथ में कॉफी का कप पकड़ा और अचंभित होकर सोचा, मैं अफवाह वाले सॉन्ग ग्रुप में आ गई हूँ। वह मनोरंजन उद्योग की सबसे शक्तिशाली मनोरंजन कंपनी थी। यह सबसे बड़ी सुपर एंटरटेनमेंट कंपनी थी, सॉन्ग एंटरटेनमेंट ग्रुप। मनोरंजन उद्योग के 60% कलाकार सॉन्ग एंटरटेनमेंट में काम करते थे और यहीं प्रशिक्षित हुए थे। जबकि वह उत्साहित थी, बेनी डरे हुए रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या सॉन्ग एंटरटेनमेंट मेरे साथ वांग एंटरटेनमेंट जैसा व्यवहार करेगा? वांग एंटरटेनमेंट ने उसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया, उसे धमकी दी और यहाँ तक उसके किराए के घर को नष्ट करने के लिए लोगों को भेजा। मनोरंजन उद्योग में नंबर 1 समूह के रूप में क्या सॉन्ग ग्रुप कुछ अधिक सशक्त और भयानक तरीकों का उपयोग करेगा? बेनी कांप उठी। प्रतीक्षा के 10 मिनट असाधारण रूप से यातनापूर्ण थे। जैसे ही वह भयभीत महसूस कर रही थी, उसने स्थिर और शक्तिशाली कदमों की आहट सुनी। उसने अपना सिर उठाया और सूट पहने एक आदमी को अपनी ओर आते देखा। उनके पीछे सूट पहने 3 सहायक थे। वे कुछ बात कर रहे थे। उसके सूट पर तेज रोशनी चमक रही थी, जो उसके फिगर को उजागर कर रही थी। प्रकाश के विपरीत, उसका शरीर लंबा और सीधा था, और उसका शरीर चाकू की तरह ठंडा और तेज था। वह आदमी उसके सामने चला गया और कृपापूर्वक बोला, कार्यालय में प्रवेश करें। मैं आपके साथ अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। उसकी आवाज गहरी थी। बेनी स्तब्ध होकर उठ खड़ा हुआ। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, वह पहले से ही विशाल और उज्ज्वल कार्यालय में थी। उस आदमी की आभा बहुत मजबूत थी। यह बेनी की पहली बार इतने भयानक बड़े शॉट से मुलाकात थी, और वह क्षण भर के लिए अवाक रह गई थी। उसकी नजर विशाल कार्यालय डेस्क पर लगे नाम टैग पर पड़ी, प्रेसिडेंट सोन चेन। स्टाफ व्यक्तिगत रूप से बेनी को वापस होटल ले गया। बेनी ने कमरे में प्रवेश किया, दरवाजा बंद किया और अपने हाथ में लिए अनुबंध को पलट दिया। उसने संदिग्ध रूप से वीबो खोला और सॉन्ग एंटरटेनमेंट का नवीनतम वीबो देखा, जिसमें घोषणा की गई कि उन्होंने पटकथा लेखक विलो के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। इसका कारण यह था कि पटकथा लेखक विलो, ड्रंकन डेज के मूल निर्माता नहीं थे, और विलो पर एक अज्ञात पटकथा लेखक की दुर्भावनापूर्ण चोरी करने का संदेह था। इस मामले पर पहले ही इंटरनेट पर काफी विवाद हो चुका है। पटकथा लेखक विलो पहले से ही नकारात्मक खबरों से त्रस्त थे। इस बार सॉन्ग एंटरटेनमेंट की घोषणा ने सीधे तौर पर इस तथ्य की पुष्टि की कि उन्होंने साहित्यिक चोरी की है। बेनी 3 सेकंड के लिए कमरे में शांत रही। अचानक वह खुशी से पलटी और खुशी से बिस्तर पर कूद पड़ी। यह बहुत अच्छा है। सॉन्ग एंटरटेनमेंट का मुख्यालय कार्यालय में। सॉन्ग चेन ने अपने दबंग सीईओ स्वभाव पर लगाम लगाए और खुशी खुशी गु मानक्सी को एक वीचैट संदेश भेजा। सॉन्ग चेन, मानक्सी, मैंने पहले ही वह कार्य पूरा कर लिया है जो आपने मुझसे करने को कहा था। जल्दी करो, मेरी प्रशंसा करो। गु मानक्सी, सॉन्ग चेन, हग करना चाहता हूँ। जेपीजी, गु मानक्सी गंभीर बने। सॉन्ग चेन, मैं खुश हूँ। आपके लिए मुझसे कुछ करने के लिए कहने की पहल करना आसान नहीं था, इसलिए मैं निश्चित रूप से इसे खूबसूरती से करूंगा। मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रशंसा करें।
गु मैनेक्सी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। द विंड ब्लोज की स्क्रिप्ट से सभी अंतरंग दृश्य हटा दिए गए हैं। क्या यह आपसे संबंधित है? प्रेसिडेंट सॉन्ग, जो विनम्र व्यवहार कर रहा था, को अचानक थोड़ा दोषी महसूस हुआ। निर्देशक ली ये ने चीजें जल्दी की। आखिरकार उनके प्रायोजक, जो एक अमीर आदमी थे, ने उनसे सभी चुंबन दृश्यों को हटाने के लिए कहा। बिना कुछ कहे, लिए ने पटकथा लेखक से सीधे सभी चुंबन दृश्यों को हटाने के लिए कहा। पूरे नाटक में सबसे अंतरंग क्रिया यह थी कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। सोन चेन, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गु मैनेक्सी, साजिश के इस हिस्से को हटाने से पूरी कहानी थोड़ी असंगत हो सकती है। सोन चेन, आह, मैं इसे हल करने का एक तरीका सोचूंगा। गु मानेक्सी, अपने आप को देखो। जेपीजी, सोन चेन, मैं मिशन जेपीजी को पूरा करने का वादा करता हूँ। गु मानेक्सी फिल्म बनाने में व्यस्त थी और उसने तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। विशाल कार्यालय में सॉन्ग चेन ने राहत की सांस ली और अपनी कनपटी को रगड़ा। प्रेसिडेंट सॉन्ग, ऐसा लगता है कि वांग ग्रुप की नई फिल्म साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन ने हमारी रिटर्न ऑफ द स्प्रिंग ब्रिज के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मन बना लिया है। सहायक वांग ने ध्यान से कहा, आप वांग ग्रुप के बॉस को जानते हैं। वो झूठ गढ़ने में सबसे अच्छे हैं। इंटरनेट पर बहुत सारी नकारात्मक गपशप है जो मिस गु को बदनाम कर रही है। वांग एंटरटेनमेंट के बॉस, वांग तियानचेंग, एक पूर्ण खलनायक थे। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति साउथ विंड इंटॉक्सिकेशन पर दांव पर लगा दी थी। बॉक्स ऑफिस पर ऊंची कमाई पाने के लिए वह अपने सभी प्रतिस्पर्धियों को दबाने के लिए कोई भी तरीका अपनाएगा। वांग तियानचेंग ने दावा किया कि उनके पास 800 मार्केटिंग खाते हैं। उन्होंने अपनी आस्तीनें लहराई और लाखों इंटरनेट ट्रोल्स को आदेश दिया। उन्होंने मार्केटिंग अकाउंट्स को गु मानेक्सी पर बहुत सारी नकारात्मक खबरें पोस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक शुगर बेबी होना, उसके प्रायोजक द्वारा धमकाया जाना, आधी रात में युवा पुरुषों के साथ डेटिंग करना, कोई नैतिकता नहीं, इत्यादि। उसने गु मानेक्सी पर बहुत सारा गंदा पानी डाला। जवाब में राष्ट्रपति सॉन्ग ने उपहास किया, वांग तियानचेंग को जल्द ही अपने कार्यों की कीमत चुकानी पड़ेगी। सॉन्ग ग्रुप और वांग ग्रुप के बीच लंबे समय से दुश्मनी थी और वे संसाधनों के लिए जमकर लड़ रहे थे। इन वर्षों में वांग परिवार की पुरानी पीढ़ी की खातिर सोन चेन ने वांग समूह के लिए कुछ नहीं किया। अब जब इस कमीने ने अपनी पत्नी को धमकाया था, तो उसे बदला तो लेना ही था। सॉन चेन का लंबे समय से वांग परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने का इरादा था। उसे बस एक उचित अवसर की आवश्यकता थी। अब सोन चेन को एक अवसर मिल गया था। सॉन चेन उठ खड़ा हुआ और राजधानी की हलचल भरी सड़कों को देखते हुए खिड़की के सामने खड़ा हो गया। वांग ग्रुप के नीचे जाने का समय हो गया था। नई नौकरी स्वीकार करने का निर्णय लेने से पहले बेनी ने इसके बारे में 2 दिन तक सोचा। उसका नया जीवन शुरू हो चुका था। वो अपना हेयर स्टाइल बदलने के लिए पार्लर पर गई और पहली बार लिपस्टिक और हल्का मेकअप किया। उसने सॉन्ग चेन के सहायक वांग से संपर्क किया और एक बार फिर सॉन्ग एंटरटेनमेंट के मुख्यालय में कदम रखा। अफवाह फैलाने वाले राष्ट्रपति सॉन्ग ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। बेनी युवा थी, लेकिन उनमें पटकथा लेखक की प्रतिभा थी। वह फैंटेसी और प्राचीन लिपियों में अच्छी थी, और उसके कथानक सहज और भव्य थे। सॉन्ग चेन प्रतिभाशाली महिलाओं की बहुत प्रशंसा करते थे और उन्होंने उनके साथ 3 साल का पटकथा लेखन समझौता किया। जहां तक साहित्यिक चोरी के काम ड्रंकन डेज का सवाल है, पटकथा लेखक का नाम भी बदलकर बेनी कर दिया गया था। मिस बेनी, अब से आप हमारी कंपनी की आधिकारिक पटकथा लेखिका होंगी। सहायक वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पहले कर्मचारी हैं जिससे राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से मिले। बेनी का छोटा सा चेहरा उत्साहित था। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। सहायक वांग बेनी को राष्ट्रपति कार्यालय से बाहर ले आए। नीचे बैठक कक्ष में सहायक वांग ने कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने बेनी से कहा, कृपया पहले बैठ जाएं। राष्ट्रपति ने पहले ही आपके लिए काम का एक हिस्सा व्यवस्थित कर दिया है। यदि आप यह काम पूरा कर सकते हैं,
तो राष्ट्रपति सॉन्ग निश्चित रूप से बहुत संतुष्ट होंगे। बेनी मन ही मन प्रसन्न हुई। वो अभी अभी कंपनी में आई थी और प्रेसिडेंट सॉन्ग ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए नौकरी की व्यवस्था की थी। यह कितना बड़ा सम्मान है। उसे अच्छा प्रदर्शन करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए और भगवान ने उसे जो दूसरा मौका दिया है उस पर खरा उतरना चाहिए। सहायक वांग ने मोटी स्क्रिप्ट सौंपी। बेनी ने देखा कि स्क्रिप्ट के कवर पर द विंड ब्लोज शब्द लिखा हुआ था। सहायक वांग ने शांति से समझाया, द विंड ब्लोज एक प्राचीन शैली की फैंटेसी रहस्य नाटक है। कुछ कारणों से इसमें सभी चुंबन और अंतरंग दृश्यों को हटा दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप थोड़ा असंगत कथानक बन गया है। हमारी कंपनी इस परियोजना को बहुत महत्व देती है। हमें उम्मीद है कि आप असंगत कथानक को संशोधित करने के लिए द विंड ब्लोज के पटकथा लेखक के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बेनी ने पहले द विंड ब्लोज पर भी ध्यान दिया था। मुख्य लीड गु मैनेक्सी थी, जो आगे बढ़ रही थी। हालांकि बेनी ने पटकथा लेखक से पूछा, द विंड ब्लोज एक प्राचीन रोमांस ड्रामा है। इसमें चुंबन दृश्य होना उचित है। किसिंग सीन क्यों हटाए गए? सहायक वांग का चेहरा शर्मिंदगी से चमक उठा। वो यह कैसे कह सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक निश्चित सीईओ गुप्त रूप से ईर्ष्यालु था और उसने सभी चुंबन दृश्यों को हटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया था। इसके परिणामस्वरूप कथानक की निरंतरता में समस्या उत्पन्न हुई। सहायक वांग ने सीधा चेहरा दिखाया और एक सम्मानजनक कारण पाया। सेंसरशिप पारित करने के लिए उन्हें हटा दिया गया था। बेनी थोड़ा भ्रमित था। यह काफी उचित लग रहा था। अब जब उच्च अधिकारी अश्लील साहित्य पर नकेल कस रहे थे, तो वे इस क्षेत्र में बहुत सख्त थे। हालांकि उसे अब भी लग रहा था कि कुछ अजीब है। सहायक वांग ने कहा, अगली अवधि में आपको स्क्रिप्ट को सही करने के लिए द विंड ब्लोज की प्रोडक्शन टीम में काम करना होगा। तुम आज वापस जाओ और अच्छी तैयारी करो। मैं तुम्हें कल वहां भेज दूंगा। बेनी, ओह ठीक है। बेनी अपना सामान पैक करने के लिए स्क्रिप्ट को वापस होटल ले गई। सहायक वांग सोन चेन को रिपोर्ट करने के लिए सीईओ कार्यालय लौट आए। एक वफादार कर्मचारी के दृष्टिकोण से सहायक वांग ने फिर भी सिर कलम किए जाने का जोखिम उठाया। प्रेसिडेंट सॉन्ग, भविष्य में यह सबसे अच्छा होगा यदि आप स्क्रिप्ट में हस्तक्षेप न करने की पूरी कोशिश करें। कलाकारों के लिए फिल्मांकन के दौरान चुंबन दृश्य होना सामान्य बात है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सहायक वांग को सीईओ से ठंडी और सख्त नजर मिली। सहायक वांग ने अपना मुंह बंद कर लिया। ईर्ष्यालु आदमी बहुत डरावने होते हैं। मौसम असामान्य था और राजधानी में सर्दी असामान्य रूप से ठंडी थी। गूचू को ठंड से डर लगता था, इसलिए वह हर दिन गेम खेलने और अपने कुत्ते को घुमाने के लिए अपने कमरे में रहती थी। इस दिन उसकी चाची झाओ मंशी ग्लूटिनस चावल की गेंदों के 2 बैग लेकर उससे मिलने आई। कुछ चर्चा के साथ उन्होंने इसे समाप्त कर दिया। झाओ मांशी ने व्यक्तिगत रूप से गूचू को गु मानक्सी से मिलने के लिए प्रेरित किया। झाओ मंशी का ड्राइविंग कौशल वास्तव में भयानक था। वह रास्ते में पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी और वहां से गुजरने वाले पुरुष ड्राइवरों ने उसे कई बार डांटा था, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? झाओ मंशी का जन्म एक युवा महिला के उग्र स्वभाव के साथ हुआ था। आप मेरे ड्राइविंग कौशल के लिए मुझे डांटने के लिए कहां से आए? उसने कार की खिड़की खोली और बेरहमी से डांटा। गूचू का छोटा चेहरा पीला पड़ गया था। वह वास्तव में अपनी चाची का स्टीयरिंग व्हील छीनना चाहती थी। उस स्टीयरिंग व्हील को जाने दो, मैं चलाऊंगा। अपने पिछले जीवन में उसने विमान उड़ाए थे, टैंकों पर चढ़ी थी और कारों में दौड़ लगाई थी। कार चलाना उसके लिए बहुत आसान था। सौभाग्य से राजधानी छोड़ने के बाद आसपास कम कारें थीं। ठंडी बर्फ की भाप कार की खिड़की की दरारों से रिस रही थी। ठंडा था। गूचू ने चुपचाप राहत की सांस ली। भविष्य में मौसी की कार में न जाना ही बेहतर था। वह अब भी तब तक जीवित रहना चाहती थी जब तक कि वह 20 वर्ष की न हो जाए, उसके सभी अंग सुरक्षित रहें। वह अब भी ओल्डमो और शेन सी से बदला लेना चाहती थी। जैसे ही वह इस बारे में सोच रही थी, गूचू ने झाओ मंशी के फोन की घंटी सुनी।
इस टूटी हुई दुनिया में मुस्कुराना, गूचू बता सकता है कि झाओ मंशी का फोन संगीत का एक प्राचीन टुकड़ा था। संगीत का यह टुकड़ा एक गेम विज्ञापन का एक अंतराल था जिसे गु मानक्सी ने पिछले दिनों शूट किया था। झाओ मंशी गाड़ी चलाने में व्यस्त था। उसने लापरवाही से कार में ब्लूटूथ से फोन उठाया। झाओ मंशी ने प्यार से पुकारा, माँ, मैं अभी भी गाड़ी चला रहा हूँ। दोपहर की बैठक रद्द कर दी गई है ना? उसकी माँ तांग चुनशियू ने उसे स्पीकर के माध्यम से डांटा। उसकी आवाज छोटी कार में गूंज उठी। मानशी, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति लू आमतौर पर कितने व्यस्त रहते हैं? राष्ट्रपति लू युवा और होनहार हैं। पिछले साल उन्होंने भोज में आपके साथ नृत्य भी किया था। हर कोई आपके लिए उनकी भावनाओं को देख सकता है। माँ, मैं अभी 20 का भी नहीं हुआ हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहता। झाओ मंशी काफी असहाय थे। जब से वह वयस्क हुई, उसकी माँ उसके लिए ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करने में व्यस्त थी। उसकी माँ ने राजधानी के सभी प्रसिद्ध परिवारों को अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख लिया था और एक एक करके उनके लिए उपयुक्त वर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लेकिन झाओ मंशी बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहते थे। वो उस उम्र में थी जब उसे खेलना पसंद था। अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा अपनी बहन के साथ और फिल्म देखने जाना और कपड़े खरीदने के लिए अपनी बहन के साथ शॉपिंग पर जाना था। वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। यदि आप शादी नहीं करना चाहते हैं, तो आप कम से कम पहले सगाई कर सकते हैं, तांग चुनक्सियू ने कहा। पहले सगाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूरे दिन बाहर भागते रहते हैं और उस कुतिया गु मानक्सी के साथ घूमते रहते हैं। उसे आपको भटकने न दें। मैं नहीं चाहता कि आप इतनी कम उम्र में एक जंगली आदमी के साथ संबंध बनाएं और एक बदमाश को जन्म दें। झाओ मंशी की नजर गूचू पर पड़ी, जो यात्री सीट पर बैठा था। उसने जल्दी से अपनी माँ को रोका। माँ, मैंक्सी आपकी बेटी है। आप उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? माँ, बहन मैंक्सी वास्तव में एक अच्छी इंसान है। जब तक आप उसे बेहतर तरीके से जानेंगे, आपको निश्चित रूप से उस पर गर्व होगा। तांग चुनशियू ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मेरी इकलौती संतान हो। झाओ मंशी अवाक थे। उसकी माँ ने फिर गुस्से में कुछ कहा था। गूचू ठीक उसके बगल में था। झाओ मंशी को डर था कि उसकी माँ कुछ व्यंग्यात्मक और गूचू के दिल को ठेस पहुंचाने वाली बात कहेगी। झाओ मंशी ने लापरवाही से जवाब दिया और जल्दी से फोन रख दिया। झाओ मंशी ने स्टीयरिंग व्हील घुमाया और सावधानी से गूचू से कहा, चूचू, तुम्हारी दादी बूढ़ी हैं और उन्हें रजोनिवृत्ति की कुछ समस्याएं हैं। तुम्हें उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। गूचू का छोटा सा चेहरा मासूम था और उसने अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। अपने दिल में गूचू तांग चुनशियू के शब्दों को याद कर रही थी, तुम मेरी एकमात्र संतान हो। यह कहने का कितना अजीब तरीका है। तांग चुनशियू कह सकती थी, मेरी बेटी के रूप में केवल तुम ही हो। उसने एकमात्र संतान वाक्यांश का प्रयोग क्यों किया? तांग चुनक्सियू के 3 बच्चे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा झाओ यान, उनकी दूसरी बेटी गु मानक्सी और उनकी सबसे छोटी बेटी झाओ मानशी। तांग चुनशियू ने जो कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि एकमात्र बच्चा जिसे उसने अपने दिल में स्वीकार किया था वह झाओ मंशी था? या क्या उसके शब्दों में कोई छिपा हुआ अर्थ था? चूचू, अतीत में मैं समझदार नहीं थी और मेरा स्वभाव बुरा था। मैंने बहुत सी बातें कही जो आपके और सिस्टर मानक्सी के खिलाफ थीं। झाओ मंशी ने आह भरी। उसके खूबसूरत चेहरे पर अफसोस झलक उठा। मुझे आपसे माफी मांगनी होगी। गूचू ने अपना सिर उठाया। उसका हृदय थोड़ा द्रवित हो गया। झाओ मंशी के मुंह के कोने एक गर्व भरी मुस्कान में बदल गए। चूचू दुनिया की सबसे प्यारी छोटी लड़की है। मैंक्सी दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। अफवाहों और गपशप पर विश्वास करना आसान था। अतीत में झाओ मंशी समझदार नहीं थे और चिंतित स्वभाव के थे। बाद में जब वो वास्तव में गु मानक्सी की दुनिया में दाखिल हुई, तो उसने अपनी बहन का दयालु और सुंदर पक्ष देखा, जो बचपन से ही खो गई थी। गु मानक्सी सरल, दयालु और मजबूत थी। उनका अभिनय कौशल अच्छा था और वह दुनिया की सबसे अच्छी बहन थी। हाँ,
मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। गू चुचू की बड़ी बड़ी आंखें ईमानदारी से भरी हुई थीं, और वह स्पष्ट थी। जब मैं पहली बार आपके घर गई थी, तो फूलदान जमीन पर गिर गया और आपके पैर की उंगलियों में छेद हो गया। दरअसल चुचू ने जानबूझकर ऐसा किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चुचू को एहसास हुआ कि चाची का परिवार अच्छे लोग नहीं थे, इसलिए मुझे माँ की रक्षा करनी पड़ी। यह देखकर कि मनशी इतनी ईमानदारी से माफी मांग रही थी, गू चू ने उसे सच बताने का फैसला किया। हमारी पहली मुलाकात में मैंने वास्तव में आपको फंसाने के उद्देश्य से ऐसा किया था। आखिरकार अगर मैंने वही किया जो आप करना चाहते थे, तो आपके पास करने के लिए और कुछ नहीं होगा। झाओ मनशी, उसे याद आया। झाओ मनशी ने उधर देखा और गू चू ने एक मासूम मुस्कान प्रकट की। झाओ मानशी ने उपहास किया, आपको मानेक्सी के उत्कृष्ट अभिनय कौशल विरासत में मिले हैं। इतनी कम उम्र में आप योजनाओं से भरे हुए हैं। मामा अकेले चुचू की देखभाल करती थीं। यह बहुत कठिन था, और उन्हें अक्सर आसपास की आंटियों द्वारा तंग किया जाता था। गू चू ने दांतों से झूठ बोला। उसकी आंखें हिरण की तरह शुद्ध थीं, और उसने भावनात्मक कार्ड खेलना शुरू कर दिया। चूचू माँ की रक्षा करना चाहता था और बुरे लोगों को उसे धमकाने नहीं देना चाहता था। झाओ मानशी ने गू मानक्सी के पिछले दिनों के बारे में सोचा। एक कमजोर महिला, कठिनाइयों से जूझते हुए, अकेले अपने बच्चे की देखभाल कर रही है। झाओ मनशी की नाक में थोड़ा दर्द था, और उसका दिल अपनी बहन के लिए दुखता था। वह नहीं जानती थी कि गूचू के जैविक पिता इतने गैर जिम्मेदार हो गए थे। अगर उसे गूचू के जैविक पिता का पता लगाना था, तो उसे उसकी अच्छी पिटाई करने के लिए किसी को भेजना होगा। चुचू, अगर भविष्य में कोई और बुरे लोग तुम्हारी माँ को धमकाएंगे, झाओ मनशी ने उसे याद दिलाया, तुम्हें उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी, समझे? गूचू ने जोर से सिर हिलाया। ठीक है। छोटी कार कड़कड़ाती ठंडी सर्दियों की हवा के बीच से गुजरी। कार के अंदर गर्मी थी और हंसी लगातार जारी थी। वे बहुत जल्दी प्रोडक्शन टीम के पास पहुंच गए। गूचू ने अपनी चाची का हाथ पकड़ा, अपना छोटा सा मुखौटा लगाया और आसानी से प्रोडक्शन टीम में चली गई। प्रोडक्शन टीम इस वक्त एक फाइट सीन शूट कर रही थी। गू मानेक्सी ने एक बहादुर नायिका की पोशाक पहनी हुई थी, और उसकी लंबी तलवार पर हल्के से सुंदर तलवार के फूल बने हुए थे। वह एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह थी जो नकाबपोश लुटेरों के एक समूह के बीच से निकल रही थी। गूचू और झाओ मनशी सकल के बाहर खड़े थे और बिना पलक झपकाए खूबसूरत लड़ाई का दृश्य देख रहे थे। झाओ मनशी ने कहा, मेरी बहन का लड़ाई का दृश्य बहुत प्रभावशाली है। लू शानहे की फिल्म में गू मानेक्सी के कई अच्छे फाइटिंग सीन भी थे। वह चीन गणराज्य की एक बहादुर युवा मास्टर में बदल गई थी। उसने भूरे रंग का सूट पहना हुआ था और उसका सुंदर चेहरा गहरे लाल खून से सना हुआ था। अंधेरी गली में उसने तेंदुए की तरह पीछे देखा, अब अपनी बहन को नायिका की वेशभूषा में अभिनय करते हुए, उसकी लंबी आस्तीन लहराते हुए और उसकी लंबी तलवार को आगे पीछे घूमते हुए देखकर यह एक अलग दृश्य था। गूचू और मनशी दोनों मोहित हो गए। एक सीन की शूटिंग खत्म होने के बाद गू मानेक्सी अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने निर्देशक से दोबारा शूट करने के लिए कहा। उन्होंने हर बार उत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया और दर्शकों की उम्मीदों को निराश नहीं किया। निर्देशक ने तुरंत स्वीकार कर लिया, और गू मानेक्सी ने अगले आधे घंटे के लिए फिर से फिल्मांकन किया। शूटिंग खत्म होने के बाद असिस्टेंट ने उन्हें एक तौलिया और गर्म पानी दिया। मुख्य पुरुष कलाकार, निर्देशक और दो पटकथा लेखक आगे बढ़े और गू मानेक्सी से बात करने के लिए उसके पास खड़े हो गए।